नमस्कार। आज हम लोग 12th क्लास के लिए लेसन नंबर 3 जो कविता के बहाने जो कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित है, इस कविता के बहाने को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इस कविता के बहाने पाठ का जो इसमें अनुच्छेद आए हुए हैं, इनका प्रसंग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कविता के बहाने नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। यह तो है इसका प्रसंग। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि कोई भी जब हम प्रसंग लिखते हैं तो उस प्रसंग में एक तो कि यह देते हैं कि वह किस पुस्तक से है और किस पाठ से है और उसके कवि कौन है या उसके लेखक कौन है। ये चीजें जो हैं प्रसंग में आती हैं, वही यहाँ पर है। देखिए, प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कविता के बहाने नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि श्री कुंवर नारायण जी हैं। अब हम लोग सबसे पहले ये देखें कि इस शीर्षक के अंतर्गत जितने अनुच्छेद हैं उनमें क्या कहा गया है। एक संदर्भ किसके विषय में कहा गया है उसको जानेंगे। तो जो कविता के बहाने जो पाठ है, इस पाठ में इसमें जितने अनुच्छेद हैं, यहाँ कवि कहता है कि कविता जो है मन की उड़ान है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चिड़िया और कविता की उड़ान एक जैसी है। यहाँ पर तुलना किया गया है कि कहाँ पर सामंजस्यता है और कहाँ पर नहीं है, चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान। ये इस पाठ में बताया गया है। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे कविता के बहाने। तो मैं पहले पाठ पढ़ता हूं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। देखिए, यहां कवि कहता है, अर्थात कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है, यद्यपि कविता चिड़िया की उड़ान के बहाने से व्यक्त हो सकती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, तो चिड़िया की जो उड़ान है उसके बहाने कविता को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर भाव ये है कि कविता में भावों की और कल्पनाओं की उड़ान होती है जो बहुत ही व्यापक है, असीम है। और जबकि चिड़िया की जो उड़ान होती है एक सीमित परिक्षेत्र तक होती है।
इसलिए कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, चिड़िया के जैसी, लेकिन चिड़िया उस कविता की उड़ान को नहीं जान पाती, क्योंकि जो कविता की उड़ान है वह बहुत विस्तृत क्षेत्र में है और चिड़िया की जो उड़ान है बहुत सीमित क्षेत्र में है। चिड़िया बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया की एक सीमा बता रहा है कवि। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया कभी बाहर जा सकती है, कभी भीतर उड़ करके, कभी इस घर कभी उस घर। कहने का यह भाव कि कविता की चिड़िया की एक सीमा है, चिड़िया की एक सीमा है और कविता की सीमा नहीं है। अब कह रहा है कवि कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने। यदि कविता में कल्पना के जब पंख लग जाते हैं तो कविता की उड़ान असीमित हो जाती है। वह कहां तक जाएगी इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि चिड़िया की एक सीमा निश्चित है। कवि यहां कह रहा है कि इस स्थिति में चिड़िया एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर छोटी छोटी उड़ानें भरती है, लेकिन कविता को कल्पना के पंख लग जाते हैं तो वह असीम दूरी और अनंत ऊंचाई तक उड़ान भरने लगती है। इस स्थिति में कविता को किसी भी सीमा तक बांधा नहीं जा सकता। इसलिए चिड़िया को क्या पता कि कविता की उड़ान कितनी व्यापक है। भाव ये है कि कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। फिर से देख लीजिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यहां पर कवि अपने कविताओं के भावों की असीमितता की ओर संकेत किया। कवि जब कल्पना की उड़ान भरता है और उस कल्पना की उड़ान को अपनी लेखनी के द्वारा जब व्यक्त करना शुरू करता है तो उसकी कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। वो हमेशा कहां तक जाएगी उसकी कोई सीमा नहीं, असीमित है। जबकि चिड़िया की हम उपमा दे सकते हैं कि कविता भी चिड़िया की तरह से उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया को ये पता नहीं कि कविता की उड़ान क्या होती है, कविता की उड़ान कितनी व्यापक है। कवि ये बात बता रहा है। इसमें अनुप्रास
और एक नाटकीयता भरा हुआ है। कविता में सहज सरल भाव के अनुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है और शांत रस का परिपाक इसमें भरा हुआ है। इसमें केवल लाक्षणिकता दिखाई गई है। इस लाक्षणिकता के कारण इस कविता में गंभीरता उत्पन्न हो गई है। अब हम इसका दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। जैसे आप सभी अभी ऊपर के अनुच्छेद में देखिए कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान दोनों को कवि बताया कि कविता की उड़ान चिड़िया के जैसी होती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान कविता के जैसी नहीं होती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक सीमित परिक्षेत्र तक होती है और कविता की उड़ान काल्पनिक होती है और असीमित होती है। तो एक तुलनात्मक है। अब यहाँ पर जो दूसरा अनुच्छेद अभी पढ़ा हूं, ठीक उसी तरह से कविता का खिलना और फूलों का खिलना दोनों को दिखाया गया है। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि पुष्प पहले कली के रूप में विद्यमान होता है, वातावरण के अनुकूल आने पर वह विकसित हो जाता है, खिल जाता है और फिर धीरे धीरे अपने वातावरण के कारण ही वह कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वह डाल से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इस तरीके से, लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता, कविता में ऐसा नहीं होता। तो अब हम लोग दूसरे अनुच्छेद में कविता का खिलना और फूल का खिलना दोनों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इस अनुच्छेद में पहले हम इसका संदर्भ बता रहे हैं कि इस अनुच्छेद में कवि यह बता रहा है कि कविता में चाहे फूलों का वर्णन किया जाए, लेकिन कविता की सुगंध फूलों से बढ़कर है। कैसे है देखिए इस अनुच्छेद में, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना
भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता कभी मुरझाती नहीं, फूल मुरझा जाता है। देखिए, कवि कह रहा है कि कविता की रचना फूलों के समान भी हो सकती है। यूं तो कवि कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन कर सकता है। कविता के द्वारा किसी सुंदर खिले हुए फूल का वर्णन हो सकता है। फूलों की शोभा का उल्लेख भी कर सकता है, लेकिन कविता की सुंदरता को खिले हुए फूल भी नहीं समझ सकते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं और अपनी सुगंध को बिखेर देते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता के मधुर भाव कभी मुरझाते नहीं हैं। कविता के भाव बाहर भीतर इस घर उस घर सभी स्थानों में चारों तरफ व्याप्त होता है। कविता के भाव लोगों के मनोभावों में असीम आनंद उत्पन्न करते हैं। इसलिए फूलों की सुंदरता तथा सुगंध से कविता की तुलना नहीं हो सकती। कविता फूलों से भी बढ़कर के है। इसी बात को कवि इस अनुच्छेद में बखूबी बताया है। अब हम देखते हैं कि इस अनुच्छेद में फूल के माध्यम से कविता के महत्व तथा कविता की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है। कवि जो है फूल के माध्यम से कविता का महत्व, कविता की असीमितता दोनों को बताता है। इसमें अनुप्रास अलंकार, प्रश्न अलंकार आदि का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। सहज सरल और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण तथा शांत रस का भी परिपाक हुआ है। लाक्षणिकता के प्रयोग के कारण कविता में गंभीरता उत्पन्न हो गई है। इस तरीके से कविवर कुंवर नारायण जी कविता को बता रहे हैं कि कविता फूलों का वर्णन कर सकती है, फूलों के जैसा विकसित चारों तरफ उनका वर्णन कर सकती है, लेकिन फूल कविता का वर्णन नहीं कर सकते। फूल खिलते हैं, अपनी सुगंध को बिखेरते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उस सीमा के बाद
ये फूल अपनी सुगंध बिखेर करके मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता वैसे फूलों का वर्णन करती है और उसकी जो कल्पना की उड़ान है, उसकी जो सुगंध है, वह व्यापक है, असीमित है। अब हम तीसरे अनुच्छेद को पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद में पहले मैं इसको पढ़ता हूं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। देखिए, इसमें कवि कुंवर नारायण जी कह रहे हैं कि कवि के हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं, उन कोमल भावनाओं को ये छोटे बच्चों के खेल जो होते हैं, इनके समान उन भावनाओं को देख रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जो छोटे बच्चों के खेल होते हैं वो सीमित परिसाधनों से बंधे हुए होते हैं, लेकिन जो कवि की जो भावना है, जो कल्पना की उड़ान है, वह किसी बंधन में बंधी हुई नहीं होती है, उसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता है। इसका वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय किसी स्थान की परवाह नहीं करते, वे कहीं भी किसी भी स्थान पर खेलने लग जाते हैं, इसी प्रकार कविता भी कभी भी व्यक्त होकर अपने भावों को प्रभावित कर सकती है। जब बच्चे खेल में मग्न हो जाते हैं